वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस में रियल गैसेस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल गैसेस। रियल गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कहां से आया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसके बारे में आपको जानने मिलेगा। फिर उसके बाद यू विल बी एबल टू रिकॉल द फॉलोइंग लॉज लाइक डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डेल्टन्स लॉ क्या होता है, अमर्गेट्स लॉ क्या होता है, बोयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ, इनके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। और ये सारे लॉज बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इजी तरीके से आपको बन जाएंगे। डे टू डे लाइफ के आपके एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं, तो आप लोगों ने काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर किस तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने टोटल प्रेशर निकाल लिया कि टोटल प्रेशर यहाँ का इतना आ रहा है, लेकिन फिर बाद में आपको पता चला कि अच्छा थोड़ा प्रेशर इस ऑब्जेक्ट का था, थोड़ा प्रेशर इस ऑब्जेक्ट का था, थोड़ा प्रेशर उस ऑब्जेक्ट का था। आपने क्या किया, जब आपने सारे थोड़े प्रेशर्स को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आपने टोटल प्रेशर देखा, तो आपने देखा कि वो वैल्यू सेम थी। मतलब आपको ये समझ में आया कि जो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन होते हैं उससे एक फाइनली एक जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो निकल के आता है। और यही चीज डेल्टन साहब ने की थी और इसी तरीके से उन्होंने डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी लॉज हैं हम उनके बारे में बात करते रहेंगे और उनके बारे में हम सीखते रहेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और ये जितने भी लॉज आपके लिए लिखे गए हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो रियल गैसेस से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से आप लोगों से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है रियल गैसेस के कॉन्सेप्ट्स, क्या हैं ये सारे लॉज। तो हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रियल गैसेस। तो स्टूडेंट्स जब भी कभी हम बात करेंगे रियल गैसेस की, तो रियल गैसेस क्या होती हैं। सबसे पहले आप जब भी कभी रियल गैसेस के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जरूर आना चाहिए। क्या आएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, जिसके बारे में हमने हमारे लर्निंग मॉड्यूल में काफी सारी बातें की हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अब जो हमें बात करनी है वो बात करनी है किसकी, रियल गैसेस की। और रियल गैसेस का जो फॉर्मूला होता है वो अप्रोक्सीमेट आइडियल गैस जैसा ही होता है, बट उसमें नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस कर देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। तो देखिए आइए देखते हैं, दैट इज पी वी इक्वल्स टू जेड आर टी। अब आप कहेंगे ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें z क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो z है ना इसी को ही बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए आइडियल गैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कितना प्रेशर कितने वॉल्यूम पे आपको कितने टेम्परेचर पे एनआरटी वगैरह ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। लेकिन रियल गैस क्या, रियल गैस ऐसी हो सकती है जो आइडियल गैस से ज्यादा बेटर भी हो, आइडियल गैस से बेकार हो, आइडियल गैस के जैसे भी काम कर सकती हैं। तो हमें ये देखना है कि आइडियल गैस के जैसे अगर किसी को काम करना है या फिर आइडियल गैस से ज्यादा कंप्रेसिबल है, आइडियल गैस से कम कंप्रेसिबल है, तो उसकी वैल्यूज किस तरीके से होंगी। और वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे। तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिखना हो जेड की वैल्यू, तो मैं लिखूंगा पी वी डिवाइडेड बाई आर टी। अब आप कहेंगे कि जो पी वी है ये तो नॉर्मल है, नहीं, ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, ये वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, ये है एक्चुअल वॉल्यूम। ये आइडियल नहीं है, ये एक्चुअल वॉल्यूम है, दैट इज वी एक्चुअल। ठीक है, पी वी एक्चुअल में वी क्या है, वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, अगर मुझे ये सारी चीजें पता है तो मुझे सबसे पहली चीज जो पता करनी है वो ये है कि इसमें से z की वैल्यू का क्या फर्क पड़ रहा है, z की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किस तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है, या 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, या 1 के बराबर भी हो सकता है, या 0 के बराबर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो आपकी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कहां से कहां तक जाती हैं, ये वैल्यूज मैं भी आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो आपका z है, z दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी हो सकता है। मतलब जो डिसाइडिंग फैक्टर है आपका वो क्या है, वो है 1। मतलब 1 से ही आप डिसाइड करेंगे कि जो वैल्यूज है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वो क्या होंगी। ठीक है, देखिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को 1 के बराबर कर दें तो जो रियल गैस है वो बिहेव करने लग जाती है आइडियल गैस के जैसे। तो लिख लीजिएगा, रियल गैस बिहेव्स लाइक, बिहेव्स
like an ideal gas. रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस के जैसे बिहेव करने लग जाती है। और ये कैसे करती है इसके बारे में देखते हैं, आइए। तो लिखिएगा व्हेन z equals to 1, then the behavior of real gas, then the behavior of real gas behavior of real gas is that of ideal gas. That is, if z equals to 1 equals to p v actual, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें z की वैल्यू को लिख सकते हैं। z की वैल्यू अगर z इक्वल्स टू पी वी एक्चुअल अपॉन आर टी है, पी वी एक्चुअल अपॉन आर टी दिया हुआ है। और हमने बोला कि अगर हम आइडियल गैस को अगर z की वैल्यू 1 रख दे तो वो आइडियल गैस के तरीके से बिहेव करने लग जाती है। तो अगर हम यहाँ पर 1 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ v। अब यहाँ पर जो v है ना वो आइडियल हो जाएगा, आइडियल डिवाइडेड बाई आर टी, राइट। ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग equation 1 by equation 2, you will get z divided by 1 equals to p v actual divided by rt whole divided by p p ideal divided by rt, right। rt से rt जाएगा, p से p जाएगा, आपको क्या मिलेगा, p एक्चुअल v एक्चुअल अपॉन v आइडियल इक्वल्स टू z। तो आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में पता चल गया और उसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट विल बी v एक्चुअल डिवाइडेड बाय v आइडियल, राइट। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो v a अपॉन v i, राइट। तो ये वैल्यू आपको मिल गई किसकी, z की, ठीक है। अब देखिए जब हम लोगों ने ये लिख लिया वी ए, अब इसको एनालाइज करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हमने बढ़ाई या फिर इसकी वैल्यू घटाई तब क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको एनालिसिस में लिखिएगा, इफ z इज ग्रेटर देन 1, अगर हमने z को 1 से ज्यादा कर दिया, ठीक है, मान लिया अगर हमने z को 1 से ज्यादा कर दिया तो जो वी ए है, वी एक्चुअल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी वी आइडियल से। फील कर रहे हैं कैसा, देखिए वी एक्चुअल विल बी इक्वल्स टू वी आइडियल वेयर z इज ग्रेटर देन 1। तो क्या अगर ऐसी केस हो रही है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ वी एक्चुअल विल बी ग्रेटर देन वी आइडियल, राइट। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं इसमें ये बात बोल सकता हूं कि इसमें जो आपका रिपल्शन है वो डोमिनेट कर रहा है। रिपल्शन डोमिनेट करने का मतलब क्या है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो रहा है, मतलब वो बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, रिपल्शन, मतलब आपको ये समझ आया कि एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होगा, मतलब रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा बड़ा होगा, रिपल्शन डोमिनेट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट, very difficult to compress the real gas
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस द रियल गैस। आप रियल गैस को कंप्रेस करना है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू द आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में आपको रियल गैस को कंप्रेस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सीन अगर हम देखें तो उसमें क्या है, इफ z इज लेस देन 1, अगर z की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो फिर से देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, हम यही बोलेंगे ना कि इसमें क्या होगा, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो इनिशियल या फिर आइडियल वॉल्यूम से कम हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम विल बी लेस देन आइडियल वॉल्यूम। तो अब हम इसमें ये क्या बोल सकते हैं, अब हम इसमें बोल सकते हैं अट्रैक्शन डोमिनेट्स। अट्रैक्शन डोमिनेट्स। अट्रैक्शन डोमिनेट्स होने का मतलब क्या है, देखिए अट्रैक्शन डोमिनेट्स होने का मतलब है दो मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि हमने बोला कि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन डोमिनेट हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल फाइनली इतना करीब आएंगे, फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल इतना करीब आएंगे, फिर उसके बाद ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एक ही जैसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो कम होने लग जाएगा, कंप्रेस होने लग जाएगा। सो इट विल बी इजियर टू कंप्रेस द रियल गैस एज कंपेयर टू द आइडियल गैस। ये चीज समझ में आया क्यों, क्योंकि कंप्रेक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। तो आप इसमें लिखेंगे इट विल बी इजियर टू कंप्रेस द रियल गैस एज कंपेयर टू, ठीक है। तो मतलब आपको एक चीज ये समझ में आया कि हर एक चीज आपकी कहां से अटकी हुई है, इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। ये है एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो आपकी सारी वैल्यूज चेंज करके दिखा सकता है। Z या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा या फिर 1 से छोटा होगा, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के लिए ही है। तो Z के बारे में लिख लीजिएगा, दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z can be seen as the seen ratio of actual volume occupied by the gas as compared to the volume it would have occupied as compared to the volume it would have occupied had it been had it been होगा had it been behaving as an ideal gas at that condition।
The compressibility factor Z can be seen as the ratio of actual volume occupied by the gas as compared to the volume it would have occupied had it been behaving like as an ideal gas at that condition. मतलब कहने का मतलब यह है कि compressibility factor आपका तभी आएगा फैक्टर में, कभी आएगा पिक्चर में, जब आप देखेंगे कि वो क्या होता है, Z equals to actual volume VA divided by the volume it would have been occupied when it was behaving like an ideal gas like V ideal. So students, यहां पर आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा. Students, we have achieved our first learning outcome, that is to recall the concept of real gases, जिसमें हमने बात की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में, जिसमें हमने बात की किस तरीके से हम रियल गैसेस को आइडियल गैस के साथ एक रिलेशन में देख सकते हैं, किस तरीके से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम बता सकते हैं, किस तरीके से रियल गैसेस को हम आइडियल गैसेस से एक मर्ज करके एक रिलेशन निकाल सकते हैं. ये सारी चीजें हमने सीखी रियल गैसेस में. Now students, let's coming to our next learning outcome, that is to describe the following laws, to recall the following laws like Dalton's law, partial pressure, Amagat's law, Boyle's law, Charles law. तो सबसे पहले अपन देखते हैं Dalton's law partial pressure क्या होता है, किस तरीके से हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. सो आइए देखते हैं. तो हेडिंग में लिखिएगा Dalton's law of partial pressure. देखिए, कभी भी आपको डेल्टन्स लॉ के बारे में बात करनी है तो डेल्टन्स लॉ का एक बहुत ही अच्छा सा एक स्टेटमेंट है, उसको स्टेटमेंट को लिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको सिखाता हूं कि वो एक्चुअली में कहने की क्या कोशिश करते थे. डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या डेल्टन्स लॉ क्या कहता है उसके बारे में लिखते हैं. दैट इज डेल्टन्स लॉ और डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर states that a mixture of non-reacting gases the total pressure exerted, मतलब जितना प्रेशर लग रहा है, टोटल प्रेशर exerted is equal to the sum of the partial pressure of the individual gases. देखिए, इन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात बोली थी. इन्होंने बोला कि जो आपका टोटल प्रेशर एक्सर्टेड होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर, मान लिया कि एक प्रेशर है P1 है, प्लस दूसरा प्रेशर है P2 है, प्लस तीसरा प्रेशर है दैट इज P3 है. इस तरीके से जो आपके प्रेशर्स आते हैं ना, अगर आप इसी तरीके से प्रेशर सारे के सारे कैलकुलेट करते रहेंगे और उनको जोड़ देंगे तो वो आपका डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को फॉलो करेगा कि P1 प्लस P2 प्लस P3 अगर आप इस तरीके से जोड़ते हो जाए तो आपको टोटल P मिल जाएगा. ठीक है, अब देखिए इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक दरवाजा है, ठीक है, जिसे आपको खोलना है. आप गए, आपने यहां पर ताकत लगाई, अब जब आप ताकत लगा रहे थे तो आपने देखा ये नहीं खुल रहा है. ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने दोस्त को भी बुलाया. अब वो दोस्त आया, उसने भी ताकत लगाना शुरू किया. जब आपने उस दोस्त ने भी ताकत लगाई तब भी नहीं खुल रहा था. फिर आपने क्या किया, फिर आपने
इसको दरवाजे को धक्का दिया और एक फ्रेंड और आ गया था आपका, उसने भी धक्का दिया। जब उन तीनों ने टोटल कुल मिलाकर के इसको धक्का दिया तो जो आपका दरवाजा था वो फाइनली खुल गया। ये देखिए, वो फाइनली खुल गया। और जैसे ही वो दरवाजा खुला तो आपने समझ लिया कि इसमें जो टोटल प्रेशर लगा वो कितना लगा, पी लगा। लेकिन अब टोटल प्रेशर पी लगा, अब आप ये बोलेंगे कि मतलब दरवाजा खुलने के लिए तो टोटल भाई साहब पी ही चाहिए था, लेकिन क्या आपने टोटल पी लगाया? नहीं। मान लेते हैं कि आपने लगाया होगा उसमें प्रेशर P1, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने लगाया होगा P2 और उसके फ्रेंड ने लगाया होगा P3। तो टोटल उस दरवाजे को खोलने के लिए कितना प्रेशर चाहिए था, कितना प्रेशर एक्सर्टेड करना पड़ा, टोटल P करना पड़ा। लेकिन क्या आपने पूरा किया? नहीं, पार्शियली किया। P1 आपने किया, P2 आपके फ्रेंड ने किया, P3 उसके फ्रेंड ने कर दिया। तो यही चीज आपके डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में सिखाया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के जो प्रेशर्स हैं उनको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। या फिर अगर आपको जो टोटल प्रेशर मिल रहा है वो प्रेशर आपके डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के थोड़े थोड़े प्रेशर को एक्सर्ट करके लगाया गया है। लेकिन वो जो गैसेस है वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए यहां लिखा हुआ नॉन रिएक्टिंग, अगर वो नॉन रिएक्टिंग नहीं है ना तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही कहता है। एक और लॉ है, जैसे कि डेल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर था, इसी तरीके से एक और लॉ आया था दैट इज अमागट्स लॉ पार्शियल वॉल्यूम। वो क्या कह रहा था? देखिए मैंने पार्शियल वॉल्यूम बोला है, आपके दिमाग में सबसे पहले वो सारी चीजें आ गई होंगी कि क्या सर ऐसी वाली कोई इक्वेशन है जिसमें आप ये बोल रहे हो कि टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके की डेफिनेशन है, एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको समझना है। और यही होती है आपके डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद अमागट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेंगे। दैट इज, देखिए इसके बारे में डेफिनेशन मैंने आपको बताई दिया है कि आप छोटे छोटे वॉल्यूम को मिलाइए और एक बड़ा वॉल्यूम बन जाता है, दैट इज अमागट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिए, दैट इज। अच्छा, ये जो अमागट्स लॉ है इनका पूरा नाम आप जानते हैं? इनका नाम था एमिली एमिले अमागट, ठीक है। हाँ लिखेगा अकॉर्डिंग टू द अमागट्स लॉ, according to the Amagat's law of partial volume, the total volume of a non-reacting gases, ठीक है, non-reacting reacting mixture of gases एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हर किसी का कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर हटा दिया तो फिर बात अलग हो जाएगी, ठीक है। गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर should be equal to should be equal to द सम ऑफ, एग्जैक्ट जैसी डेफिनेशन हम लोगों ने डेल्टन्स लॉ के लिए लिखी थी वही लिख रहे हैं, सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल वॉल्यूम constituent constituent gases, ठीक है।
देखिए बिल्कुल वही चीज बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एमोगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल वॉल्यूम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैसेस। मतलब कहने का यही है कि छोटी छोटी वॉल्यूम्स को मिलाओ और एक गैस बन जाएगी। आपको इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल अच्छे से आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले लिख लीजिएगा दैट इज टोटल वॉल्यूम के बारे में बात करें तो दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन, राइट। ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक छोटू सा बलून था, ठीक है। ये देखिए एक छोटू सा बलून था जिसको मैंने इन्फ्लेट नहीं किया था, पर उसके बाद आप आए, आपने बोला कि मैं इस बलून को इन्फ्लेट करूंगा, ठीक है। तो आपने इसको इन्फ्लेट किया और ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक फ्रेंड आया, आपके एक फ्रेंड ने फिर से उस बलून को लिया और उसको फिर से उसमें इन्फ्लेट किया, और जैसे ही उसे इन्फ्लेट किया तो वो और ज्यादा बड़ा हुआ, तो उसका वॉल्यूम और ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद आप आए और आपने बोला कि अब मैं एक बार इसे और इन्फ्लेट करूंगा, तो आपने इसे फिर से एक बार इन्फ्लेट किया, और जब आपने इसे इन्फ्लेट किया तो ये और बड़ा हो गया। तो मतलब अगर देखा जाए तो एक ही बलून था, अब इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो गया, V1। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो एक ने किया है V1 का, V2 का, एक ने किया है V1 और एक ने किया है V3, ठीक है। और फाइनल वॉल्यूम आपको कितना मिल रहा है, V। तो मतलब छोटे छोटे वॉल्यूम थे, एक ने तो सिर्फ V1 इतना छोटा सा ही किया था, फिर किसी और ने ताकत लगाई और उस V1 में अपना V2 जोड़ा तो इतना बड़ा हुआ, और फिर उसमें किसी ने अपना V3 जोड़ा तो और बड़ा हुआ, और फाइनली आपको वॉल्यूम क्या मिला, फाइनली आपको वॉल्यूम मिला V, जो कि पार्शियल वॉल्यूम से मिल करके बना हुआ था, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ये था आपका एमोगेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा एक और लॉ है जिसे हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों एक साथ चलते हैं, इनकी भी कहानी आपको सुनाऊंगा और अच्छे से आपको बताऊंगा, बट स्टिल आपको पहले देखना है कि चार्ल्स लॉ क्या होता है और बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा चार्ल्स लॉ के लिए, दैट इज, इसके बारे में लिखिएगा। एक्चुअली क्या है, चार्ल्स लॉ कुछ भी नहीं है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है। आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन को दिमाग में रखिएगा, आपको सारी चीजें अपने आप ही रिकॉल हो जाएंगी और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसमें से देखिए ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये क्वांटिटी इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो हमें जो खेलना होता है, हम खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ पीवीटी में, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। हाँ, ये होती है हमारी इक्वेशन, और सिर्फ इसी इक्वेशन के बेसिस में हम सारे के सारे अपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को यहां पर हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले चार्ल्स लॉ के लिए लिखिएगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ व्हेन द प्रेशर on a sample of dry gas on a sample of dry gas is held constant, held constant, the Kelvin held constant, the Kelvin temperature and the Kelvin temperature and volume will be in direct proportion, direct proportion। देखिए इन्होंने जो कहानी लिखी है, कहानी तो बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही नॉर्मल सी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बट द पॉइंट इज आपको इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो सिर्फ नोटिस करनी है। अगर आपने सिर्फ एक ही चीज नोटिस कर ली ना, ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक्चुअली ये जितना भी चार्ल्स लॉ लिखा गया है वो सिर्फ प्रेशर और प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हुए वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में लिखा गया है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक इक्वेशन है, दैट इज
V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, V2 अपॉन T2। अब ये जो इक्वेशन आई है ये है एक्चुअल इक्वेशन चार्ल्स लॉ के हिसाब से। तो अब देखिए V1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 बाई T2, चार्ल्स लॉ ने सिर्फ यही बात बोली थी, इन्होंने एक भी बार ये बात नहीं बोली कि ये जो जितनी भी लाइन लिखी हुई है, एट कांस्टेंट प्रेशर केल्विन टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये हमें समझ में आए, लेकिन इन्होंने एक्चुअली निकाली कहां से ये वैल्यू निकाली सिर्फ इस एक्सप्रेशन से। इन्होंने क्या किया, इस P को कांस्टेंट कर दिया। अब क्या बचा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देखिए ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2। राइट, अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, चलिए मैं हटा भी नहीं रहा, मैं ये तो बोल सकता हूं दैट इज V1 अपॉन T1 इज कांस्टेंट। राइट, या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूं V2 अपॉन T2 इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से बराबर है, तो क्या मैं V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये था हमारा चार्ल्स लॉ, और सेम चीज अभी हम देखेंगे बॉयल्स लॉ के लिए। जब भी बॉयल्स लॉ की बात की तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, दैट इज P V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो हमने पुरानी इक्वेशन लिखी थी ना, इसी इक्वेशन को ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए बॉयल्स लॉ में सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। इस बार हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे, सिर्फ हमें यही चीज करनी है, और जो इक्वेशन बन रही है उसी इक्वेशन को लिख देना है। ठीक है, तो लिखिएगा दैट इज, इसके दो नाम है एक्चुअली बॉयल्स लॉ। कई बार आप बॉयल्स लॉ सुनते हैं, कई बार आप ये वाला नाम भी आप जानते होंगे, दैट इज बॉयल मैरिट लॉ, या फिर आप इसको मैरिट लॉ के नाम से भी जानते होंगे, मैरियट्स लॉ। ठीक है, अब देखिए हमने ये नाम तो लिख दिया बॉयल मैरियट्स लॉ या फिर मैरियट्स लॉ, ये एक्चुअली में है क्या, ये सेम चीज बोलेगा, बस इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देगा और प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में आपको आंसर दे देगा। जैसे कि द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास of an ideal gas is inversely proportional to the volume when the temperature kept constant। temperature kept constant। राइट, मतलब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बोल रहे हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, या फिर हम ये बोल सकते हैं PV इक्वल्स टू C, क्योंकि टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट हो गया, तो PV इक्वल्स टू C बोल सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये देखो आपको आइसोथर्मल की इक्वेशन लग रही होगी, और सेम चीज बॉयल्स लॉ ने इन्हों पे यही ही बोला हुआ है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो क्या आप ये बोल सकते हो कि प्रेशर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, लेकिन इतना ना बोल करके आपको सीधा सीधा यही बोलना है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 T2, P2 V2 ना कि T2। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट।
सो दिस वाज द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने सिर्फ यही बात बोली है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, और चार्ल्स लॉ ने क्या बात बोली है, दैट इज P1 अपॉन V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। मतलब बॉयल्स लॉ ने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है और आइडियल गैस इक्वेशन में बाकी बची टर्म्स को उन्होंने रिलेट कर दिया है, और चार्ल्स लॉ ने क्या किया है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, और बाकी बचे जितने भी टर्म्स थे उन टर्म्स में उन्होंने रिलेट कर दिया है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में सिर्फ यही डिफरेंस था, और दोनों ने आइडियल गैस इक्वेशन से ही सीखी हुई चीजें हैं। दोनों ने आइडियल गैस इक्वेशन को ही एक अपना आइडियल मानकर, अपना एक बेस मान करके इसको रिलेशंस को निकाला है। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, so students, now we have completed our second learning outcome, that is to describe the following laws like Dalton's law of partial pressure, Amagat's law of partial volume, Boyle's law, Charles law, जहां पर हमने सीखा किस तरीके से पार्शियल प्रेशर को एक एक करके जोड़ते जाओ तो टोटल प्रेशर मिल जाता है। Amagat's law में देखा हम लोगों ने किस तरीके से पार्शियल वॉल्यूम्स को जोड़ते जाओ तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। Boyle's law में आप क्या करते हो, Boyle's law में आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो और P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 निकालते हो, और चार्ल्स लॉ में आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो और V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 निकालते हो।